दाऊद इब्राहिम मेरे लिए एक गली का गुंडा है, ये कहा था आपने। कैसे ये इतना पावर आ जाता है, इतना फियरलेसनेस आ जाता है? ये बचपन से था कि यूपीएससी की ट्रेनिंग के बाद होता है? देखिए, पहली बात है कि मैं इन ऐसे क्रिमिनल्स लोगों का नाम लेके इनको फेमस नहीं करना चाहूँगा। ओके। और सेकेंडली, कायदे के लिए, सुव्यवस्था के लिए, और जब भी आप भारत माता की सेवा करते हैं तो भय और पक्षपात ये तो चीज़ होनी नहीं चाहिए, पहली बात। और तीसरी बात ये कहूँगा कि कोई भी जो हमारे राष्ट्र के कानूनों का उल्लंघन करता है या फिर हमारे संविधान का उल्लंघन करता है, ओके, तो उसके प्रति यही भावना होना चाहिए सब अधिकारियों में। सर आपने अभी ये 2-3 लाइनें बोली और हिंदी सो शुद्ध, मतलब हम लोग को बम्बईया हिंदी का आदत है, तो ये इतना हिंदी पे पकड़ कैसे आया? देखिए, मैं एक भारत राजस्व सेवा का एक अधिकारी हूँ, तो उसके कारण हमारी जो पोस्टिंग होती है पूर्ण भारतवर्ष में होती है। ओके। और बाकी का भी जो हिंदी भाषा होती है, ये हमारी मातृभाषा है, तो इसके लिए सरकारी अधिकारी होने के कारण ये हो जाती है आपकी। अभी 2 ही मिनट हुए, रादर 1 ही मिनट हुआ इंटरव्यू को, लेकिन आई कैन फील द पेट्रियोटिज्म। तो ये क्या था, मतलब बचपन से था? देखिए, जैसे मेरे जो पिताजी थे वो एक यूनिफॉर्म धारक अधिकारी थे महाराष्ट्र में ही, मुंबई में ही। अच्छा, एज इन ही वाज अ सब इंस्पेक्टर। वाह। एंड मुंबई में एक बहुत ही छोटा सा गांव है हमारा, वाशिम जिला एक है। हाँ, विदर्भ में पड़ता है। राइट। तो पिताजी का यहीं पलायन हो गया, फिर बाद में मुंबई में कार्यरत थे वो। उसके बाद में बचपन से ही फिर पिताजी ने एनसीसी में अनुरोध किया कि आप एनसीसी की ट्रेनिंग ले लो। एनसीसी में। और मेरी जो माता थी, मेरी माता ने सिर्फ मेरे लिए 2 ही ऑप्शंस रखा था। एक तो मेरी माता जी ने कहा था कि तू खाकी पहनेगा या फिर हरा पहनेगा। हरा भी ऑलिव ग्रीन, मतलब मेरी माता जी को ज़्यादा वो ऑलिव ग्रीन ही पता था, आर्मी। राइट, आर्मी होता है। तो बचपन से ही वैसे ही ट्रेनिंग, जो परवरिश होती है, तो बचपन से वैसी की गई थी। तो पहले से ही सोचा था कि आर्मी में चले जाऊंगा, लेकिन फिर बाद में ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज भी एक बेटर ऑप्शन होता है। ओके। तो फिर नागरिक सेवा की तरफ भी पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो बचपन से ही था वो एंटर करना। क्यों था कि यूपीएससी में ही जाना है, क्यों आर्मी नहीं? देखिए, आर्मी के लिए एज, भोसला स्कूल में एंट्री लेने की कोशिश किया था हमने, लेकिन 2 महीने एज गैप की वजह से आई कुडंट एंटर भोसले स्कूल। ओके। उसके पश्चात फिर बाद में जब ग्रेजुएशन कर लिया मैंने, पदवी धारक हो गया, उसके बाद में मैंने लॉ भी किया। आई एम अ लॉ ग्रेजुएट। ओह वाह। उसके बाद में फिर मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने कुछ सर्विसेज भी एग्ज़ाम दिया था। राज्य सेवा जो एमपीएससी जिसे कहते हैं वो भी दिया था। अच्छा। राज्य से एमपीएससी के थ्रू पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम दिया था, वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। वाह। उसके बाद में देन केंद्र पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की इंटेलिजेंस ब्यूरो की एग्जाम होती है, हाँ, वो भी क्लियर कर लिया था। तो मेरे पिताजी को मैंने फिर उनसे ही मार्गदर्शन लिया। तो मेरे पिताजी ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के जो बच्चे होते हैं, हाँ, वो महाराष्ट्र में ही रहते हैं, राइट। तो आप एक काम करो, आप फिर सेंट्रल पुलिस सर्विस जो केंद्र अन्वेषण ब्यूरो है, आईबी है, वहाँ पर आप चले जाओ, आसूचना ब्यूरो, वहाँ पर आप चले जाओ। हाँ। तो फिर मैं आईबी ज्वाइन किया मेरे पिताजी के गाइडेंस के बाद में। उसके बाद में फिर आईबी में ही रहते रहते मेरे कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने मुझे कहा कि अब केंद्र सरकार का यूपीएससी दो, आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद में अच्छा, यू कम बैक टू आईबी। तो उसी लिहाज से फिर बाद में मैंने लोकसभा आयोग से यूपीएससी एग्जाम दिया, और भगवान के आशीर्वाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया यूपीएससी। वाह। अभी महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं, उनको जो मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, हाँ, 2-3 मिसकंसेप्शंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और यही माध्यम से बच्चों को समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले उनको ऐसा लगता है, मराठी बच्चों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश उनको आनी चाहिए, ओके, तभी हम यूपीएससी देंगे, राइट। दूसरी बात है, बच्चों के मन में ये भी होता है कि हमें बार बार एग्जाम देना पड़ेगा, यूपीएससी में कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है। करेक्ट। थर्ड थिंग, उनको ये भी लगता है कि यूपीएससी का पोर्शन बहुत बड़ा है, तो वो देख के डर जाते हैं बच्चे, तो इसके लिए नहीं जाना चाहते हैं। और चौथी बात, उनको ऐसा लगता है कि आजकल जो नॉर्मल, जो हमारे बॉम्बे लैंग्वेज की, जो मुंबई भाषा की जो लिंगो एक है, हाँ, सेटिंग जिसे कहते हैं, करेक्ट, तो हमारा दिल्ली में कोई सेटिंग नहीं है, तो अच्छा, इस वजह से हम नहीं देना चाहते हैं। ओके। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये सब बातें उनके मन घड़त बातें हैं, ओके, उनके मन में ये सब बातें आती हैं। यूपीएससी में अगर आप इंग्लिश नहीं भी जानते हो, हाँ, तो भारत संविधान की जो 22 लैंग्वेजेस हैं
उसमें से अगर आप मराठी भी जानते तो आप राइटिंग में इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस मराठी में दे सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि बार बार आपको अटेम्प्ट देना है। ओके। आप घर में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको दिल्ली जाना है। ओके। घर में बैठ के भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पास हो सकते हैं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया बिना कोई क्लास में जाए। अमेजिंग, वाह। तीसरी बात यह है कि आपको कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉडी इन द कंट्री। ओके। तो वहाँ पर भी कोई मेहनत पे, आपकी जिद पे, आपकी मेहनत पे, आपकी लगन पे, आपकी पढ़ाई पे आप जा सकते हैं। वाह। तो ये सब बातें हैं, मन घड़त बातें हैं। राइट। तो यू कैन सिट होम, आप घर में बैठ के इंटेलिजेंस स्टडिंग करके भी, आपकी लिमिटेशंस अगर होगी, करके आप एग्जाम यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। कर सकते तो ये हैं। मराठी बच्चों में थोड़ा इशू होता है। सर इतने एग्जाम्स पास किए तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे हमेशा से। देखिए सिद्धार्थ जी, मैं बचपन से ही के आई वॉज नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। ओके। झूठ नहीं कहूँगा, नॉर्मल फर्स्ट क्लास जो आता है बच्चों को, आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। ऐसा हटके कोई स्टूडेंट नहीं था कि वेरी ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट। ओके। ये 10th स्टैंडर्ड तक आई वॉज वेरी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट। 12th तक भी आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। 12th के बाद में जब एक करियर, आपको एक मार्ग चुनना है, हाँ। तो जैसा मैंने आपको पहले से कहा था कि एक मार्ग चुन लिया था ऑलरेडी बचपन से ही। ओके। ओके। तो फिर बाद में ग्रेजुएशन, FY से लेके ग्रेजुएशन तक आई वॉज अ वेरी कीन टाइप ऑफ स्टूडेंट ओके। कि कभी भी कोई क्लास मिस नहीं करूँगा। अच्छा। एंड हमेशा कि फर्स्ट क्लास ही आना है, वो जिद पकड़ना, यूपीएससी की पढ़ाई। तो 12th के बाद में आई वॉज वेरी वेरी सीरियस फोकस्ड इन दिस लाइन। ओके। ओके सर, आपने कहा कि यूपीएससी इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। आई पर्सनली बिलीव इन दैट। लेकिन ये जो पूजा का खेड़कर का अभी केस हुआ, राइट, जहाँ पे शी ट्राई टू मैनिपुलेट द सिस्टम, राइट, तो सिस्टम को मैनिपुलेट तो किया जा सकता है। देखिए सिद्धार्थ जी, अभी मैं कभी कभी क्या होता है, मैं आई एम जस्ट अ लेमैन इन दिस। मैं भी आप जैसा पेपर पढ़ के उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है। हाँ। और मेरा कोई अधिकार भी नहीं होता है कि मैं किस पे टिप्पणी करूँ या किसकी प्रशंसा करूँ या फिर किसकी बुराई करूँ, वो भी मेरा अधिकार नहीं होता है। लेकिन एक यूपीएससी एग्ज़ाम, एक सिविल सर्वेंट, एक IAS ऑफिसर होने के नाते मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी एग्ज़ाम्स हमने दिए, जो कंपटीशन हमने दिए, जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी थी, तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी इतना आसान है मैनिपुलेट करना। अच्छा। ऑनेस्टी से देखिए, हर सिस्टम में एक दो फ्लॉज तो हो सकते हैं। ओके। फुल प्रूफ शायद ही ना रहा हो, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है, इट वाज अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अ वेरी ऑनेस्ट बॉडी। और जो इंटरव्यू, लास्ट का इंटरव्यू प्रोसेस है, जैसे हमने 12th फेल पिक्चर में देखा था, वो इंटरव्यू सच में उतना ग्रिलिंग और टफ होता है? देखिए मैंने, आई डोंट नो, मैंने वो नहीं देखा मूवी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस से इंटरव्यू 40 मिनट्स मेरा भी इंटरव्यू चला। ओके। एंड इंटरव्यू में जो बैठता है, ही इज़ द हू ऑफ द सोसाइटी। राइट। मान लीजिए कि कोई एक शैक्षणिक संस्था से आ रहा है, तो ही विल बी अ वाइस चांसलर। ओके। यूपीएससी मेंबर इटसेल्फ ये होते हैं, ये नागरिक सेवा के पूर्व अधिकारी होते हैं, कोई डीजीपी होता है, कोई चीफ सेक्रेटरी होता है, Right. बड़ी पोस्ट से आते हैं। करेक्ट। उसके बाद में भी देयर आर स्पेशलिस्ट इन देयर ओन फील्ड। ओके। तो उनके सामने अगर एक युवक बैठता है, हाँ, तो वो आपसे सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं ऑनेस्ट। अच्छा। अगर आप इंटरव्यू में सपोज के मान लीजिए आपकी नॉलेज बहुत ही शैलो नॉलेज है आपकी, ओके, या फिर आप उनको ब्लफ कर रहे हैं, अच्छा, तो वो सब नहीं चलता इंटरव्यू में। मान लीजिए अगर आपको कोई जवाब, उनके उत्तर आपको नहीं आते हैं, तो आप क्लियरली उनसे कह सकते हैं कि सर मुझे नहीं आते हो। अच्छा। तो वो फिर आगे जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई नेगेटिव जवाब दिया या फिर झूठ कहा उनके सामने, तो आपकी पूरी इंटरव्यू 40 मिनट वही नेगेटिविटी पे चले जाएगी, उस पे ही स्ट्रेच हो जाएगा। वाह। तो यू हैव टू बी ट्रूथफुल, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, सच्चाई से जवाब दे। जरूरी नहीं आपको सब जवाब आए। मुझे 3-4 जवाब नहीं आ रहे थे, मैं आई वॉज वेरी हम्बल इनफ एंड ट्रूथफुल इनफ कि मुझे ये नहीं आता। ओके। तो फिर आपके ऑनेस्टी पे भी मार्क्स जाते हैं। ऑलरेडी मैं एक पुलिस ऑफिसर कार्यरत था, तो जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे जो प्रश्न पूछे गए थे, वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को जैसा कि कोई कॉलेज से स्टूडेंट रहता है सब्जेक्ट के बारे में, मुझे नहीं पूछे गए। ओके। मैं एंटी नक्सल विंग में था वो टाइम पे, निजामाबाद में पोस्टेड था। वाह। तो मुझे सिक्योरिटी के बारे में, नक्सल्स के बारे में, तो वही प्रश्न पूछे गए थे। ओके। तो इट इज यस अ ग्रिलिंग इंटरव्यू। ट्रूथफुल आपको भी होना चाहिए, हर तरफ से आपकी परख होती है
उस दौरान। वाओ। तो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स एंड वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज व्हाट यू फेस। सर ये छोटा सा मास्टर क्लास ही हो गया बच्चों के लिए यूपीएससी। बिल्कुल, एंड आई एम हैप्पी कि आपके माध्यम से जो पालक होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, जो बच्चे होंगे, वो देख के उनको एक मार्ग मिलेगा। ट्रू ट्रू। सर हम लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, तो एनी वन क्वेश्चन यू रिमेम्बर वो इंटरव्यू का? हाँ, मुझे ये पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में, मैंने 4 सर्विसेज की चॉइस की थी 22 सर्विसेज में से। ओके। तो उसमें से सबसे पहले इंडियन पुलिस सर्विस था, सेकंड दूसरा था इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो मैं अभी हूँ, राइट। तीसरा था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का असिस्टेंट कमिश्नर, चौथा था दिल्ली पुलिस का एसीपी। वाह। तो मेरा पहले प्रश्न ये था कि एक मेंबर ने मुझे बताया, मिस्टर वानखेड़े, इज एवरीथिंग ऑल राइट हियर? आपने आईएएस को चुना नहीं, आपने इंडियन फॉरेन सर्विस को चुना नहीं। आई नो। तो मैंने फिर उसका हंसते हुए ये जवाब दिया, मैं बोला यस सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट हियर। ओके। एंड मुझे क्या है कि सिर्फ राष्ट्रीय सेवा करना है, सबको करना है, लेकिन मुझे लाइफ में थोड़ा रिस्क पसंद है। तो मुझे हार्ड ड्यूटी, हार्ड जहाँ पर भारत माता की उच्चतम सेवा करने का अवसर मिले तो मैं वहाँ करूँगा। वाह वाह, अमेजिंग सर। इतना एनर्जी आपके पास में ना, मुझे आई कैन फील दैट एनर्जी। अमेजिंग अमेजिंग सर। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि Sameer Wankhede is not about that one case, is not about that one Riya Chakravarti case or not about that one Aryan Khan case, is more than that. तो ये जो आपने 3,500 केसेस शायद किए हैं, उसमें से कौन से ऐसे सर 1-2-3 केसेस थे जो आप सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हो? अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण से मुझे यही कहना पड़ता है, आपने एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन उठाया है। एक अधिकारी एक केस के लिए कभी भी जाना नहीं जाता, राइट। ये केस जो भी आपने मेंशन किया है उसके बारे में मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपने चूंकि मेंशन इसे किया है तो यही कहना चाहूँगा कि ये मेरे करियर का एक सबसे छोटा केस था। ओह। और हर एक अधिकारी की ड्यूटी होती है, उसके पहले भी 18 साल मुझे सर्विस की हो गई है, राइट। तो हर एक अधिकारी करता है ये केस, ऐसे केसेस, और अपने किसको मौका मिलता है, किसको मौका नहीं मिलता है, राइट। लेकिन हर एक अधिकारी इतनी मेहनत से, इतनी डेडिकेशन से काम करता है। कुछ केसेस को मीडिया ज़्यादा हाईलाइट कर लेता है, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो नंदलेस उसके पहले भी काफ़ी अच्छे केसेस भारत माता की सेवा करने का अवसर मिला था। जब मैं NIA में वही कार्यरत था, एक डॉक्टर जाकिर नाइक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित आतंकवादी है, राइट। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिली। उसके अलावा भी कुछ फेक करेंसी के केसेस भी हमने किए थे। अच्छा। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आते थे फील्ड, वो भी मॉड्यूल बस करने का मौका मिला था। तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन आपको राष्ट्र के वो लेवल पे आपको करना पड़ता है, तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन आपको मिलती जो मीडिया चलाती नहीं। ओके। उसके अलावा भी कुछ 2-3 ड्रग के कार्टेल थे, विदेशी लोग चला रहे थे उन्हें। अच्छा। मानपुर इलाके में, जहाँ पर वो एक स्वम्प पैच होता है, इट्स अ पैच बेसिकली, यू माइट बी नोइंग। तो वहाँ पर जंगल सेमी जंगल टाइप है, तो वहाँ पर कुछ विदेशी गैंग्स ऑपरेट कर रहे थे। तो उन्हें भी कानूनी कार्रवाई करने पे हमें काफ़ी संतुष्टि मिली थी। तो ये सब चीज़ें मीडिया में रिपोर्टेड नहीं होती, लेकिन एज एन ऑफिसर यू फील वेरी सेटिस्फाइड टू डू। सर, ड्रग प्रॉब्लम सच में आज भी उतना ही रिलेवेंट और डेंजरस है सोसाइटी में? ड्रग प्रॉब्लम सिद्धार्थ जी, अगर आप देखेंगे ये पहले से काफ़ी ज़्यादा पोटेंट हो चुका है अभी। अच्छा। एंड अगर 10 वर्षों में हमने इस पर कार्रवाई नहीं करी तो ये इतना डेंजरस हो सकता है कि ये आउट ऑफ हैंड जाएगा और घर घर की समस्या हो जाएगी। ओ माय गॉड। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी देखेंगे, जैसे कि मुंबई, पुणे, संभाजीनगर, नागपुर, हाँ, ये जो रिहायशी इलाके हैं, तो यहाँ पर मुंबई में तो काफ़ी ज़्यादा प्रचार है इसका, लेकिन बाकी के भी इलाकों में ये धीरे धीरे फैल रहा है। अच्छा। ये दिन दूर नहीं होगा अगर हमने अभी इस पे एक्शन नहीं लिए कि हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं, हमारे जो जिले हैं, हाँ, उसमें भी ये ड्रग्स का जो नशा है ये हर एक जगह पे फैल जाएगा। तो इसे अभी रोकना पड़ेगा हमें, इसके ऊपर अभी कठिन और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी इसे रोकने के लिए। माय गुडनेस सर, तो अभी आप तो हो नहीं, वो डिपार्टमेंट में कौन करेगा सर? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान या एक ही व्यक्ति की वजह से काम होता है। हर एक अधिकारी, हर एक इंसान अच्छा काम करता है। हमारी मुंबई पुलिस भी काफ़ी अच्छी काम कर रही है। अभी आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े केसेस भी हुए हैं। अभी 2 दिन पहले गुजरात ATS ने 800 किलो लिक्विड मेफेड्रॉन की भी सीज और जब्ती की है। राइट।
तो हर एक एजेंसी कर रही है, लेकिन इसमें जो दो रास्ते हैं या दो मार्ग हैं जिसके कारण हम इसे रोक सकते हैं अभी। एक तो अवेयरनेस जिसे कहते हैं, अवेयरनेस, और दूसरा एफिशिएंट लॉ एनफोर्समेंट, लॉ इम्प्लीकेशन, लॉ इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, अगर अवेयरनेस एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन साथ में जाएंगे तभी हम इन्हें रोक सकते हैं। अच्छा। अगर ये दो चीजें इंडिविजुअल जाएगी तो फिर ये रोक नहीं सकती। अगर आप सिर्फ लॉ इम्प्लीमेंटेशन करो और पब्लिक को इसका जहर के बारे में पता नहीं है, इसके विष के बारे में पता नहीं है, तो रुक नहीं पाएगा। ओके। या फिर ओनली आप अवेयरनेस करते रहो, पुलिस एक्शन या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन ना हो, राइट, तो फिर ये रुक नहीं सकता। तो दोनों को साथ में मेल करके चलना पड़ेगा इस चीज की। एज अ कॉमन मैन सर हम लोग क्या कर सकते हैं सर? देखिए, एज अ कॉमन मैन सिद्धार्थ जी, कोई भी नॉर्मल पब्लिक हो, अगर उसे ड्रग कंजम्पशन या फिर ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी का कोई भी एक्टिविटीज पता चलती है, हाँ, तो जनरल टेंडेंसी ऐसी होती है कि ये ड्रग लॉबी है, ये ड्रग वाले, हम इनके बीच में नहीं पड़ेंगे। राइट, हमें क्या करना है, ये जो एटीट्यूड है हमें क्या करना है, करेक्ट। तो ये एटीट्यूड को शन करें। यही ड्रग्स कल को आपके घर में भी आ सकता है, बच्चे भी सेवन कर सकता है, राइट, तो फिर थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड। तो जब भी हम ये चीज को देखें, इसे टॉलरेट ना करें। हाँ, रेसिडेंट सोसाइटी होती है, रेसिडेंट एसोसिएशंस होते हैं, राइट, तो ये स्ट्रांगली टेकअप कर सकते हैं नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाके। ओके। आपकी सोसाइटी होती है, अगर आपको लग रहा है कि सामने कोई पेडलिंग कर रहा है, हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कंज्यूम कर रहा है, तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके दे रिहैब सेंटर्स। ओके, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भारत में बहुत है, मुंबई में भी काफी है। अच्छा, तो बच्चों को तुरंत वहां पर लेके जाए, इसे कंसील ना करे। अच्छा, माताओं को, पालकों को ये लगता है कि हमारे बच्चों को ड्रग्स की एडिक्शन हो गई है, तो इसे एक सोशल टैबू करके उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, राइट, राइट, बच्चों को अनप्रोफेशनली डील करते हैं। तो वो ना करें, अच्छा, बच्चों को रिहैब सेंटर में लेके जाके वहां पर रिहैबिलिटेट कराएं। ओके, अगर ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, पेडलिंग हो रही है, सप्लाई हो रहा है, इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में रेसिडेंट एसोसिएशन के थ्रू या फिर एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो यू कैन गो। ओके, आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी, हाँ, आपकी जो आधार कार्ड हो या जो कोई भी हो, तो उसे सीक्रेट रखे, अच्छा, एंड फिर बाद में कार्रवाई करे। Right. अगर आपको, मैं तो एक स्टेप और आगे जाऊंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना है और आपको लोकल स्थानिक पुलिस स्टेशन या फिर जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, लोअर अधिकारी होता है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, अच्छा, तो यू कैन डेफिनेटली टेक द अपॉइंटमेंट ऑफ द जोनल डायरेक्टर, Okay. ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर और द जोनल पुलिस ऑफिसर, जोनल डीसीपी। अच्छे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होते हैं, हमारे रैंक के अधिकारी होते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण करेंगे, आपकी सीक्रेसी मेंटेन करके। तात्पर्य यह है कहने का, निष्कर्ष यह है कहने का कि आप इसे टॉलरेट ना करें, एट द हाईएस्ट लेवल आप इसे लेके जाएं। अमेजिंग, और अमेजिंग। मैं देखूंगा इसका निवारण हो। नो 100% सर। इवन सर स्कूल्स में सेशंस लेना और अवेयरनेस करना, गवर्नमेंट को ऐसा कोई एक लार्ज स्केल मुहिम चलाना चाहिए सर? देखिए, जब मैं कार्यरत था एज जोनल डायरेक्टर, तो हर स्कूल में, अच्छा, रिलीजियस प्लेसेस में, ओके, जो धर्म गुरु होते हैं, हाँ, उनको साथ में लेके कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके लेक्चर्स, अवेयरनेस की कैंपेन करते हैं। अभी जरूर करते होंगे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन जरूर करते होंगे। ये करना अनिवार्य है ये चीज़ को। करेक्ट, हाँ, एंड नाउ हमें ये भी एक मुहिम चलानी चाहिए कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि सिगरेट मुक्त, दारू मुक्त, या, तो वैसे नशा ड्रग मुक्त, ओके, तो हमें ये मुहिम करना चाहिए कि हर कॉलेज को शपथ लेनी चाहिए, ओके, हर स्कूल को एक शपथ लेनी चाहिए कि हम हमारा जो परिसर है, जो कैंपस है, राइट, इसे ड्रग मुक्त करते हैं। अमेजिंग। तो ये भी एक मुहिम मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी करने की कोशिश करता हूँ। Right. प्रत्येक सैटरडे संडे को जिले में जाता हूँ मैं अभी, नशा मुक्त का जो सेशन चलता है, राइट, प्रत्येक हर महाराष्ट्र के छोटे छोटे जिले में जाके ये सब मैं करने की कोशिश करता हूँ अपने लेवल पे। अमेजिंग सर। इवन सेलिब्रिटी स्कूल इन एसोसिएशन विथ यू वुड लाइक टू डू अ वेरी लार्ज स्केल कैंपेन, हो सकता है इवन नेशनल लेवल या महाराष्ट्र लेवल का कैंपेन। बिल्कुल, हम कुछ ऑल सेलिब्रिटीज को भी बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके सेलिब्रिटी स्कूल के लिए, आपके माध्यम के लिए मैं 24/7 आपके लिए हूँ। जब भी सिर्फ सैटरडे संडेज रिक्वेस्ट है आपसे, सैटरडे संडेज कीजिए, क्योंकि उस दिन मैं छुट्टी पे होता हूँ। एब्सोल्युटली। तो आपकी मुहिम के साथ मैं जुड़ा रहूंगा। कोई भी आपको टेक्निकल सपोर्ट या फिर एनी काइंड ऑफ आपको ब्राउशर्स या फिर प्रेजेंटेशन, किस प्रकार के ड्रग्स है, कैसा करना चाहिए, हॉटलाइंस क्या होती है, तो आई एम देयर फॉर योर सर। नो 100% सर, बिकॉज हम लोग हमेशा यही सोचते हैं सर कि ये मेरा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बट यू नेवर नो सर, आज मेरा भी बेटा है, राइट, या नेफ्यूज है, और कभी ये वहाँ तक आ जाए, यू नो, और सोशल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है। भले अभी जैसे सर मेरे सारे फ्रेंड्स जो है दे कंज्यूम अल्कोहल, आई डोंट,
बट मैं वो कंट्रोल रख पाया। बिल्कुल बच्चे नहीं कर पाएंगे। नॉट एवरीवन विल बी एबल टू डू। वेरी राइटली सेड, आपने इतना अच्छा पॉइंट का उल्लेख किया है, पीयर प्रेशर। यस, आजकल के बच्चे जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में हैं, ये भले ना करना चाहे, राइट, लेकिन आजकल में जो एक परंपरा चली है, एक ट्रेंड चला है कि कंज्यूमिंग ड्रग्स इज वेरी कूल। वेरी कूल। अगर आपने ड्रग्स कंज्यूम, सेवन नहीं किया ड्रग्स का, तो आप अनकूल हैं। एब्सोल्युटली। आपको फिर अंकल, काका, मामा, ये सब आंटी, ये सब चीजें आपको फिर बच्चे ही आपस में ये सब लिंगो बनाते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन कंज्यूमिंग ड्रग्स इज एब्सोल्युटली अनकूल। ये बच्चों को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। राइट, राइट। ड्रग्स पीना, इसका ये मतलब होता है कि आप एक ग्रुप में एक्सेप्टेड हो जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं होता है। बिल्कुल। एक्सेप्टेंस के लिए भी करता है, कूल होने के लिए। राइट। लेकिन ड्रग्स का सेवन करने से आप जो पैसे इस्तेमाल करते हैं या ड्रग्स की खरीद करने के लिए, राइट, यही पैसे देश के खिलाफ गतिविधियों करने के काम आते हैं। जो हमारे राष्ट्र के जो शत्रु राष्ट्र हैं, करेक्ट, यही पैसे हवाला के जरिए हाँ। उनके पास में जाते हैं, और वही पैसे से हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, हमारी जो भारत सेना है, Right. उनके खिलाफ में पैसे इस्तेमाल होते हैं उन पे अटैक करने के लिए। माइक, तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि आपके पैसे, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके पैसे भारत के खिलाफ गतिविधियां हमारे आर्मी और पुलिस के खिलाफ में यूज हो रहे हैं? आपको अच्छा लगेगा? ये प्रश्न बच्चों को पूछना चाहिए अपने। नो। एंड सर, बॉलीवुड में, बिकॉज जैसे आपने बोला कि ये कूल है वगैरह, तो बॉलीवुड में भी ड्रग काफी इन्फिल्ट्रेटेड है। सिद्धार्थ जी, मैं ये ड्रग्स इशू को जनरलाइज, इट इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ओके। मैं इसे एक जनरलाइज, एक प्रॉपर तबके को या फिर एक प्रॉपर इंडस्ट्री या फिर एक प्रॉपर समाज को प्रॉपर नहीं कहना चाहूंगा। Okay, इट इज okay. एवरीवेयर, प्रिविलेंट एवरीवेयर। राइट। स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, इंडस्ट्री में है, जो कोई भी आपने कलाकारों के बारे में कहा है, करेक्ट, वहां पर है, ये हर जगह है। राइट, राइट। माध्यम जरूर कम होता होगा, प्रमाण जरूर कम होता होगा, लेकिन ये हर जगह भी है। राइट। तो हमें उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि एक प्रॉपर समाज में है या फिर प्रॉपर इंडस्ट्री में होगा, प्रचलन ज्यादा होगा, प्रमाण ज्यादा होगा, करेक्ट, लेकिन इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। आपने ना एक कमाल का पर्पस दिया है मुझे, इवन सेलिब्रिटी स्कूल को। एंड मैं चाहूँगा कि हम लोग, जैसे आपने, इट इज़ वेरी शॉकिंग सर, मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया था कि अगर इसको हम लोग कंट्रोल में ना रखें तो 10 साल में ये घर घर का प्रॉब्लम हो सकता है। एनीवे सर, अभी आप खैर IRS में है, राइट? तो ये सर, ये GST वगैरह भी आपके अंडर ही सारा आता है। तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे सर, और ये मैं हमेशा पूछना चाह रहा था आप जैसे ऑफिसर को। सर, हम जैसे, दिस इज़ माय थर्ड कंपनी सर, राइट? मेरे पहले की जो कंपनी थी उसमें GST का CA के कारण ना सर बहुत ऊपर नीचे हुआ था और हमें बहुत पेनल्टीज़ भरनी पड़ी। लेकिन यहीं पे सर अंबानी अदानी के हज़ारों करोड़ के GST माफ़ हो जाते हैं सर, ऐसा क्यों सर? देखिए, इस पे मैं एज एन IRS ऑफिसर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में आई एम नॉट अलाउड टू गिव दैट। लेकिन एज समीर वानखेड़े, एज ए नॉर्मल मैन, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पक्षपात ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। ओके। अगर आप देखेंगे, बहुत स्पेशलाइज एजेंसीज भी है भारत सरकार में, जैसे कि DRI, DGGST, ओके, ये बहुत DGG है, ये सब काफ़ी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं। ओके। अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं साथ में एसोसिएट रह चुका हूँ, कभी उनमें काम कर चुका हूँ, हर तबके पे केसेस बुक हुए हैं। अच्छा। अगर ये लेमैन को ऐसा लगता है, अभी थोड़े दिन पहले किसने ये कहा था, सिमिलरली मैं यही इन द सेम ब्रेथ आई वुड लाइक टू आंसर दैट, किसने, जब मैंने 2021 में केस किया था, उस दौरान एक बहुत बड़ा एक केस बुक हुआ था एक पोर्ट पे। अच्छा, अच्छा। वहाँ पर 3000 किलो, तो लोग यही क्रिटिसाइज करते हैं कि 3000 किलो पकड़ा गया। तो मेरा उनसे ये कहना, एक कॉमन सेंस एक होता है कि 3000 किलो पकड़ा गया है, छोड़ा नहीं है किसने। ओके। किसने पकड़ा है उसे? अच्छा, अच्छा। हमारी भारत की एजेंसीज ने उसे पकड़ा है। ओके। हाँ, वो कोई भी पोर्ट पे हो, इररिस्पेक्टिव हो। हाँ। तो इसमें आपको तो इनफैक्ट प्रशंसा करना चाहिए एजेंसी की कि रोका है, पकड़ा है, कार्रवाई की है, ओके, अरेस्ट किया है। अच्छा। लेकिन मीडिया ऐसे कैसे परसेप्शन करती है, उसके बाद में चार्जशीट फाइल होती है, कंप्लेंट फाइल होती है, हाँ, उनका नाम जो होता है, ये नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जो स्मगलर्स पेडलर्स होते हैं, अच्छा, उनका कोई फेस वैल्यू नहीं होता, दीज आर क्रिमिनल्स, राइट। तो मीडिया उनका नाम हर दिन चलाती नहीं है, उनका पेपर में फोटो नहीं डालती है, हर एक चीज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हर दिन मीडिया में नहीं चलता है, राइट। तो लोगों को लगता है कि बस पकड़ के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अच्छा। इट डजंट हैव एनी फेस वैल्यू, इट डजंट हैव एनी ग्लैमर वैल्यू अटैच टू इट, तो इसके लिए पेपर कैरी नहीं करते। लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन होती है,
केसेस होते हैं। अच्छा। और ये जो मुझे तो जितना मैंने सर्विस किया 18 साल की करियर में, जब भी कोई केस हो, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, मैंने सब पे कार्रवाई की। ओके। तो ऐसा नहीं है, मैं ये अग्री नहीं करूंगा कि XYZ को ही छोड़ा जाता है और दूसरे लोगों पे केसेस होते हैं। लेकिन सर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। सिद्धार्थ जी, यू आर ऑल्सो बिजनेस मैन। आई एम सो हैप्पी कि आप फ्रॉम अ नॉर्मल मैन यू हैव यू हैव कार्व्ड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। लेकिन हर जगह प्रेशर होते हैं। आपके भी बिजनेस में भी प्रेशर होते हैं। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी, जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, जो काम करता हूँ, हर जगह प्रेशर होते हैं। अच्छा। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो प्रेशर कैसे झेले। ओके ओके। हाँ, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा प्रेशर नहीं होते हैं, हर प्रकार के अलग अलग प्रेशर्स होते हैं। इट्स ऑन यू। नहीं, फिर भी सर अगर कोई बड़े पॉलिटिशियन का फ़ोन आ गया, आई डोंट नो आपको सीएम का आता है या आई डोंट नो किसका आता है, तो दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करो, या सेकंड इज कि आप ब्लंटली बोलो कि देखो दिस इज माय केस एंड आई हैंडल इट माय वे। आप क्या करते हो सर? मेरे लिए तो सिर्फ दो चीज़ होती है। हाँ। मेरे लिए एक संविधान होता है और दूसरा मैं जहाँ पर कार्यरत होता हूँ उसके कायदे होते हैं। ओके। अगर आपने जो पहला प्रश्न उठाया डिप्लोमेटिकली, हाँ, अगर डिप्लोमेटिकली अगर मैं चीज़ों को हैंडल करने लगा तो शायद समीर वानखेड़े जो संघर्ष आज कर रहा है, ओके, तो वो नहीं करता मैं। I would have been very happy with my life, staying with my family, enjoying my life with my children. I agree. समझ। अगर मैं ये डिप्लोमेटिकली मुझे करना है, अगर मैं करता तो। लेकिन नंदलेस भारत माता की, मेरी माँ की सेवा किया, मुझे उस चीज़ का गर्व है और मुझे कोई चीज़ का मलाल नहीं है। वाओ वाओ। तो जैसा भी प्रेशर जो कोई भी आएगा, मैं आगे भी हाँ जैसा मुझे करना है, जो संविधान कहता है, जो कायदे कहता है वही करूँगा। करेक्ट सर। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने भी सर अभी 20 साल से बिजनेस में हूँ। हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं, बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, बहुत IAS ऑफिसर से मिलते हैं। और आपको मालूम है मैं क्या कहना चाहता हूँ, बट आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। तो मुझे कभी कभी लगता है सर एक हैंडफुल IAS ऑफिसर है आप जैसे, जिनके कारण देश चल रहा है। आप मानते हो इस बात को? मैं सिद्धार्थ जी दूसरों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसे बहुत अधिकारी हैं अच्छे जिनके आई हैव कम अक्रॉस सच पीपल, जिनके साथ में मैंने काम किया है। बहुत अच्छे अधिकारी अभी भी कार्यरत हैं हमारे सिस्टम में। इसके लिए सिस्टम चल रहा है। हाँ, देखिए बाकी के हर इट्स नॉट ओनली इन सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी, हर एक प्रोफेशन में भी देर आर फ्यू गुड पीपल, देर आर सम बैड पीपल। तो अगेन जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सिद्धार्थ जी इतना मन मत निराश कीजिए आपका। देर आर गुड पीपल, यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस लॉट मेनी पीपल। कोई ओपन होता है, कोई ओपन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम में है जिनके कारण सिस्टम चल रहा है। ओके। और कभी कभी ऐसा होता है सर कि आप एक कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, एक आपने प्लान बनाया और आप देखते हो कि मेरे सामने जो मिनिस्टर बैठा है वो एकदम अनएजुकेटेड डम है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा हुआ है? ये सब चीज़ों को झेला है मेरी फैमिली ने, मेरे परिवार ने और मैंने। ओके। हम मूवीज़ में जो देखते थे पहले एज अ स्टूडेंट, करेक्ट, मैं बचपन में बहुत एक्शन की मूवीज़ देखता था और पुलिस की मूवीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। राइट। तो मैं वो देखता था मूवी अर्धसत्य, ये सब मूवीज़ मैंने देखा है। हाँ। तो वो टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ फिल्मों में होता होगा, रियलिटी में नहीं होता होगा, रियलिटी इतनी बुरी नहीं होती होगी। राइट। हाँ। लेकिन मैंने इसे झेला, इसे देखा है, बहुत सारी चीज़ें सत्य भी होती है। हाँ। अगर ये जो मैं किसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये कुछ सिस्टम में ऐसे लोग भी हैं कि आप पे बहुत गंदे प्रकार के आरोप लगाएंगे। राइट। आपको डिमोरलाइज करने के लिए। करेक्ट। आपका पब्लिक में परसेप्शन, छवि खराब करने के लिए। राइट। उसके कारण आपको थ्रेट देने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के भी थ्रेट होते हैं। पहले फिजिकल थ्रेट होता है, अच्छा, धमकियां होती है। हाँ। उसके बाद में अगर आप फिर भी नहीं सुनेंगे तो फिर आपके कैरेक्टर पे, इंटीग्रिटी पे आपके अटैक करेंगे। बहुत सारे आपके ऊपर केसेस करेंगे, बहुत सारे आपको तकलीफ में डालेंगे। उससे भी आप डरेंगे नहीं। हाँ। तो आपके पर्सनल लाइफ पे आरोप उठाएंगे, आपके फैमिली के ऊपर आरोप लगाएंगे, आपकी कास्ट पे आरोप लगाएंगे। करेक्ट। आपके रहन सहन पे आरोप लगाएंगे। राइट। उससे भी आप ना डरेंगे तो फिर अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ का बहुत गर्व भी है कि मेरा परिवार काफ़ी साथ में है। यस। और मेरे जो घर में महिलाएं हैं वो भी झांसी की रानी महिलाएं जो डरती नहीं है सब चीज़ों से।
साथ में साथ अच्छा लोगों ने भी काफी प्रेम दिया है। हाँ। जो आम जनता है उन्होंने भी काफी प्रेम दिया है। ओके। तो मैं वैसे काफी भाग्यपूर्ण हूँ ये चीज को हैंडल करने के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ओके। मैं तो कहता हूँ कि और ऐसे 10-15 और आ जाए। माय गुडनेस। अच्छा, लेकिन सर जान से मारने की धमकी भी मिली है? ये तो रूटीन लाइफ हो चुकी है अभी। अरे बाप रे। अच्छा। ये तो ऐसा होता है कि अभी हैबिट हो चुकी है। ओके। पहले भी आते थे, सर्विस में भी आते थे, कुछ हमले हो भी चुके हैं। और ये सब कायर लोगों की धमकियां होती है। कभी पाकिस्तान से कोई धमकी देता है, कभी यूके से कोई धमकी देता है, कभी बांग्लादेश से कोई धमकी देता है। ओ गॉड। अभी कायरता का ये प्रमाण उनका स्तर नीचे हो चुका है। हाँ हाँ। कि जब उनको पता है कि समीर वानखेड़े नहीं डरेगा, समीर वानखेड़े उनको उत्तर देगा प्रॉपरली उनकी धमकियों का, करेक्ट, तो कायरों की तरह मेरी वाइफ को धमकियां देते हैं। ओ माय। अच्छा। तो लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि हमारे जो माननीय सीएम साहब है, हमारे माननीय डीसीएम साहब है, ओके। तुरंत कार्रवाई भी कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले क्रांति को पाकिस्तान से धमकी आई थी, जिसके बाद में तुरंत एफआईआर भी लॉन्च हुआ है। ओहो। तो माननीय सीएम साहब, माननीय डीसीएम साहब ने कार्रवाई भी करी, इन्वेस्टिगेशन चल रही। तो ये रूटीन ये चलता रहता है ये। और बच्चों को अभी मालूम है कि माय फादर इज समीर वानखेड़े? देखिए मेरे 3 बच्चे हैं। ओके। एक लड़का है मेरा, ओके। ही इज इन 10th स्टैंडर्ड, मेरा बेटा। ओह, ही इज इन 10th स्टैंडर्ड। इन 10th स्टैंडर्ड। अच्छा। और वो भी भारत की सेवा, माता की सेवा करेगा। वाओ। एंड आई हैव ट्विंस, अच्छा। 2 ट्विंस। ओके। तो And they are- 5 साल के हैं, 5 years old। बॉयज? नहीं, वो गर्ल लक्ष्मियां हैं, वो दोनों। दोनों? अरे वाह, क्या बात है। तो बड़े वाले को तो पता है। हाँ। उसको भी थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बार बार एडवाइस देता हूँ, क्योंकि दुश्मन इतने हैं। अच्छा। तो एक वो है, दूसरे दो छोटी बच्चियां हैं, वो तो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। फर्स्ट में है। okay. तो ठीक है, कभी कभी मन में, अभी मैं चेन्नई में कार्यरत हूँ, हाँ। कभी कभी लगता है ऐसा कि हमारा तो कुछ अगर हो भी जाए राष्ट्र के हाँ। सेवा में, ओके। तो भी कोई मलाल नहीं है। माय गॉड। लेकिन बच्चे छोटे हैं तो कभी कभी उनके बारे में केयर लगता है कि इतना दूर हूँ कभी, लेकिन ठीक है, नंदलेस भाग्य है। अच्छा। लेकिन सबको बचपन से ही अगर टफ लाइफ करेंगे तभी आगे राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे वो लोग। माय गुडनेस सर, हमारे लिए जो हम लोग एक सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के पैसे के बारे में, खुद के फैमिली के बारे में सोचते हैं, हमारे लिए ये सब शब्द सुनना, इट्स वेरी डिफरेंट। एंड हैट्स ऑफ टू यू सर, वी आर सो लकी दैट वी हैव ऑफिसर्स लाइक यू सर्विंग आवर नेशन सर। राइट। और सर आप जैसे बता रहे थे कि जब ये धमकियाँ होती है, हमले भी हुए हैं, तो एक कोई हमला बता सकते हैं सर? एक बार यही आपके गोरेगांव में एक कुछ लोगों ने अटैक करने की कोशिश करी थी। अच्छा। जहाँ पर एक ऑपरेशन कर रहे थे हम लोग, एक LSD ड्रग, लिसर्जिक एसिड जिसे कहते हैं। ओके। तो वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई थी। उसके बाद में जब पकड़ने की कोशिश किए थे तो मॉब आ गया था अच्छा। अटैक करने के लिए। हाँ। लेकिन फिर भी हमारे जो टीम थी, हाँ हाँ, तो हमारी टीम भी काफ़ी स्ट्रांग थी। बहुत 5-6 जन की टीम थी, सामने काफ़ी ज़्यादा मॉब हो गया था। ओके। लेकिन 5-6 जन की टीम थी। लेकिन वो टीम भी ऐसी, यानी मेरा काफ़ी, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच ए टीम। अच्छा। ओके। तो वो टीम ने फिर बाद में हर चीज़ को कंट्रोल किया। हाँ हाँ। तो एक वो अटैक हुआ था हमारे पे। ओके। फिर दूसरा एक अगेन अटैक हुआ था मानकुर्द में, जो मैंने आपसे ऑपरेशन एक कहा था, तो वहाँ पर भी एक अटैक हुआ था। ओके। तो वहाँ पर टीम भी, मुझे भी चोट आई थी, हमारी टीम को भी गंभीर हेड इंजरीज हुई थी ऑपरेशन में। अच्छा। तो ये होते हैं अटैक्स, ये दीज आर रेगुलर थिंग्स। जब भी आप ड्रग कार्टेल के साथ फाइट करते हो, हाँ हाँ, तो 2 प्रकार के कार्टेल होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं जो आपके फैमिली या फिर लॉ एनफोर्समेंट पे अटैक करते हैं, कि नक्सल्स हैं और दूसरा एक ड्रग लॉबी है। सर, और ये पुलिस प्रोटेक्शन होता है फिर फैमिली को, आपको? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स, पहले जब मेरे पर अटैक हुआ था या होता था तो आई वुड नेवर रिक्वायर अ पुलिस प्रोटेक्शन। ओके। लेकिन फिर बाद में बीच में कभी बच्चों को तकलीफ होती है या वाइफ को होती, तो वो टाइम पे क्या होता है कि ये खुद ड्रग्स करते, नशा करते हैं, हाँ, ये सब काम करते, तो उन्हें समझ में नहीं आता बच्चे हैं क्या, कौन है। अच्छा। तो कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, लेकिन आई डोंट फोर्स फॉर एनीथिंग। ओह गॉड। ओके ओके। तो और मैं भी खुद एक सक्षम, ऑलरेडी ट्रेंड हूँ मैं। ऑफ कोर्स। हाँ। आई एम अ ट्रेंड स्नाइपर। अच्छा। तो यस, तो आई एम सक्षम हूँ और अपने फैमिली का केयर करने के लिए कारगर हो, तो मुझे किसकी सहायता की ज़रूरत नहीं है। और सर, डायरेक्टली आप लोग जब भी बात करते हो तो डायरेक्टली स्पीक टू द सीएम्स की क्या हायरार्की होती है? हायरार्की जो जनरली मतलब जब भी ये लोकल पुलिस होता है तो वहाँ पर ही आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है। अच्छा।
तो दिस लेवल ऑफ थ्रेट देख के देन दे डिसाइड द प्लान ऑफ एक्शन। कभी एनसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, कभी एफआईआर होती है। अच्छा, तो करते हैं यू नो लुकिंग एट द सीरियसनेस ऑफ द थ्रेट। लेकिन सर आज इंडिया इतना सक्षम है कि जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान से कॉल आए तो इमीडिएटली ट्रैक हो वो कॉल कि हाँ ये पाकिस्तान से अभी है हमारे पास में? ऑफ कोर्स यू नो वी आर वेल इक्विप्ड विद ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, पता चल जाता है कि कहाँ से कॉल आ रहा है, वॉइप कॉल है या फिर इंटरनेट कॉल है, फेक कॉल है, कैसा कॉल है, वो समझ में आ जाता है। अच्छा, कोई अलग बाउंसिंग ब्राउजर से कॉल्स आ रहे हैं तो वो इजीली दे कैन इट कैन बी ट्रैक्ड। साइबर सेल वगैरह दे आर वेरी सक्षम। ओके, बट प्रोसीजर टू गेट अ पर्सन विदेश से लाना वो थोड़ा लीगली इट्स अ वेरी टेक्निकल इशू एंड वेरी कम्बरसम प्रोसीजर। के लिए काफ़ी पेपर वर्क करने पड़ते हैं आपको। हाँ, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, उससे बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। और सर आप ना, मैं जब भी आपके इंटरव्यूज भी देख रहा था, अभी भी मैं आपको देख रहा हूँ, तो यू आर अ टिपिकल लीडर। आप वो एक अब्दुल कलाम जैसे हो, राइट, जो बोलता है कि भैया आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, करेक्ट। तो ये कहाँ से आया सर लीडरशिप? सिद्धार्थ जी, पहली बात है कि मैं आपकी ये राय से सहमत नहीं हूँ। मैं आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट एक सैलरीड एम्प्लॉयड होता है, ओके, यानी एक नौकर होता है, जिसका ट्रांसलेशन आप करें। तो मैं कोई लीडर वगैरह नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट का नौकर हूँ, सैलरीड एम्प्लॉयड। अगर ये वर्ड्स मेरे अगर दिमाग में या फिर मेरे माइंड में ये सब चले गया, आप एक बिग जीरो रहेंगे आपके लाइफ में। ओके, ग्रेट, बिग जीरो। इफ यू थिंक यू आर एन IAS ऑफिसर और वॉट एवर इट इज, विल बी बिग जीरो। ओके, मैं एक छोटा सा एक नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। और दूसरी बात है कि जो आपका दूसरा प्रश्न था कि आप ऑपरेशन जब लीड करते हैं, हाँ, देखिए मैं एक एडिशनल कमिश्नर रैंक पे हूँ अभी, हाँ, और एक सीनियर लेवल पे हूँ, राइट। तो जब भी अभी तो फिलहाल मैं चेन्नई में आराम से एक डेस्क जॉब पे हूँ, ओके, यू नो कर्टेसी फ्यू पीपल। अच्छा, जब मैं फील्ड पे हुआ करता था, हाँ, तो वो टाइम पे इंफॉर्मेशन जब भी आती थी तो ये सब, जैसा मैंने आपसे कहा, गैंगस्टर्स होते हैं, राइट, ड्रग रिलेटेड, करेक्ट, या फिर DRI में भी जब था, NI में भी था, तो टेररिस्ट वो टाइम पे हुआ करते हैं, राइट, टू डील विद देम। तो जब भी इनकी इंफॉर्मेशन कुछ आती है तो खतरा तो ज़रूर होता है। ओके, ये अटैक करते हैं, अच्छा, इनको कोई लेना देना नहीं होता, अधिकारी है नहीं है। ओके, जब भी आपके जूनियर अधिकारी, आपके इंस्पेक्टर्स हैं, आपके कांस्टेबल्स हैं, हाँ, आपके ADs हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, जब भी हम ऑपरेशन करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन पे कार्रवाई करते हैं, तो वो टाइम पे भी मेरे रैंक के बाद में भी इंस्पेक्टर्स होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं, DSPs, DYSPs, एडिशनल SPs या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सब लेवल होते हैं। ओके, तो अगर कभी भी ऐसे ऑपरेशंस में अगर मैं लीड किया पहले, हाँ, हाँ, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है ओके, कि कोई भी खतरा हो, कोई भी एक्शन हो, पहले हमारा बॉस हमारे साथ में जा रहा है तो दे गिव 100% टू दैट। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस में बैठ के, मेरे AC के रूम में बैठ के, आर्म चेयर पे बैठ के मैं डायरेक्शंस दे रहा हूँ, हाँ, हाँ, खतरा मैं नहीं, मैं आराम से बैठ के डायरेक्शंस दे रहा हूँ, दे ऑन द फील्ड, नो, तभी आपका ऑपरेशन इज नॉट सक्सेस, इट्स अ फेलियर। आप पहले लीड करेंगे, आप पहले जाएंगे, जो कोई भी खतरा होगा या वॉट एवर इज देयर यू विल फेस फर्स्ट, अच्छा, तभी कॉन्फिडेंस होता है, देन योर टीम गिव्स 100% इनटू दैट। एब्सोल्युटली। जब हमारा बॉस है हर चीज झेलने के लिए। लेकिन फिर AC रूम में चेयर पे बैठ के भी ऑपरेशन करने वाले लोग हैं? होंगे, मैं कमेंट नहीं करना चाहता उन पे। अच्छा, इनफैक्ट लोग मुझे काफी क्रिटिसाइज भी करते थे ओके, कि ये एडिशनल कमिश्नर रैंक पे होके फील्ड पे क्यों जाता है, जरूर उसको फील्ड पे जाने के लिए पैसे मिलते होंगे, ओ बाबा, हाँ, हर एक केस में एक पैसे मिलते होंगे, इसके लिए खुद लीड करता होगा। लेकिन ऐसे जो हाँ, घटिया प्रकार के जो जिनकी मेंटालिटी होती है, जिनका हाँ, सोचना होता है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी फील्ड पे जाइए, अच्छा, पहले जो रिस्क होता है आप खुद लीजिए। राइट। तो जैसा यू नो होते हैं, ऐसे काफ़ी लोग भी होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग होते हैं आपके। सर ये डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या केस था सर? देखिए वो केस इन्वेस्टिगेशन में है अभी, ओके, और NI हमारे देश की जो सर्वोच्च प्रथम अपेक्स एजेंसी है एंटी टेररिज्म को हैंडल करने के लिए, तो उन्होंने केस बुक किया था। हाँ, हाँ, और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इट इज़ यू नो कुछ केसेस भी सब जुडिस होते हैं, ओके, लेकिन UAPA एक्ट एक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जाकिर नाइक की, अच्छा, तो उसे UAPA के तहत इलीगल घोषित कर दिया गया था। ओके, उसके बाद में फिर सर्चेज वगैरह हुए थे एंड कानूनी कार्रवाई की गई थी उन पर। हाँ, हाँ, तो स्टिल एब्सकॉन्डिंग, या, लेकिन भारत में जो 153A एक IPC का भी सेक्शन था। ओके, सो जो दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा करना, हाँ,
कम्युनल डिसहार्मनी फैलाना, तो Right. सब चार्जेस थे उन पे। उसके अलावा भी हाँ, भारत के खिलाफ गतिविधि करने के चार्जेस है वो उस पे। ओके, तो दैट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस अंडर यूएपीए आल्सो। तो दोस केसेस देयर वी हैड डिसमेंटल्ड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज कड़ी कानूनी कार्रवाई की थी उस पे। जैसे मैं बहुत सारे पाकिस्तान के रील्स भी देखता हूँ, जहाँ पे वहाँ के लोग भी हैं जो इंडिया को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो नहीं चाहते टेररिज्म वगैरह, लेकिन क्या आज भी बहुत सारी ये जो ड्रग्स वगैरह है उसमें पाकिस्तान का हाथ है? जैसा कि अभी आप जानते होंगे कि हमारे भारत में बहुत सारे ड्रग्स बाहर से जो विदेश के देशों से आते हैं, ओके, हेरोइन हो जाता है, कोकीन हो जाता है, राइट, तो ये सब विदेश में बनते हैं और फिर भारतवर्ष में आते हैं। राइट, तो अभी अगर आप देखेंगे हीरोइन, ये बड़े बड़े प्रमाण पे पकड़ा जाता है, इसकी सीजर होती है, अच्छा, 3000 किलो 1500 किलो ओह। बड़े प्रमाण पे आता है। ओके, तो ये आता है अफगानिस्तान से। अच्छा, तो वहीं कुछ जो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा मैं, हाँ, हाँ, बिकॉज देर आर सम कॉन्फिडेंशियलिटी थिंग्स ऑल्सो इन दैट। हाँ, तो लेकिन ये जो ज़रूर इसका कहीं ना कहीं द कॉन्टैक्ट्स, नार्को टेररिज्म का जो कनोटेशंस होते हैं, अच्छा, ये वही साइड से आता है बेसिकली। नो, तो माय क्वेश्चन इज कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, राइट, उनके थ्रू ही था कि ये जो टेररिज्म हो रहा है या इंडियन इकोनॉमी को फेक नोट्स से तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है? ये सब सोची समझी स्ट्रैटेजी है सबुटाज करने की, इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की। ओके, तो ये जो हमारे राष्ट्र जो शत्रु राष्ट्र हैं ये करते ही हैं। अच्छा, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े सीजर्स हमारी एजेंसीज भी करती है, ड्रग्स को पोर्ट्स पर रोकती है। राइट, प्लस मुझे याद है कि जब मैं एनआईए में या डीआरआई में कार्यरत था, काफ़ी फेक करेंसी के भी केसेस हमने किए थे, अच्छा, और जो परपेट्रेटर्स थे उनके ऊपर यूएपीए के कड़क कानूनी कार्रवाई भी की थी। वी आर सक्षम टू हैंडल दैट, दे डू दैट, ओके, एंड वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग दोस थिंग्स। अच्छा सर, अभी ये फेक करेंसी का एक फर्जी करके सीरीज आई थी, आपने देखी? नहीं, मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं टाइम मिल पाता है। ओके, बट यू लव वाचिंग मूवीज, है ना? आई लव वॉचिंग मूवीज, मुझे अच्छा लगता है देखने के लिए। हाँ, मैं जनरली हिस्टोरिकल कोई मूवी अगर हो जाए वो देखता हूँ, अच्छा, या फिर रियलिटी, पुलिस रियलिटी रिलेटेड, नॉट ओके, ह्यूमर और वो कॉमेडी, अच्छा, वो नहीं, बट रियलिटी बेस्ड पुलिस मूवीज मुझे अच्छा लगता है। वो एक ब्रेकिंग बैड करके सीरीज आई थी, आपने देखी? सुना है, फिर से नहीं देख पाया मैं, मुझे नहीं टाइम नहीं मिल पाया देखने के लिए वो। ओके, ओके, ओके सर, समथिंग वेरी सीरियस सर, आप बहुत ज़्यादा प्राउडली ये बताते हो कि आप एससी कास्ट से हो, राइट? आपने कभी छुपाया नहीं है, राइट? आपने ये भी एडमिट किया है कि इसके कारण आपको बहुत तकलीफ भी हुई है, राइट? और आपके आजू बाजू के लोगों को भी तकलीफ हुई है, आप ये देखते हो। सर, इंडिया में कास्टिज्म कैसे ख़त्म हुआ? देखिए, जो अभी का सिनेरियो है उसमें संघर्ष मैंने भी किया है, संघर्ष, लेकिन जो अगर आप कानूनी या फिर सुव्यवस्था देखेंगे या फिर जुडिशरी देखेंगे, हाँ, तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंटली और काफ़ी प्रोएक्टिवली काम कर रही है टुवर्ड्स दी शेड्यूल कास्ट एंड दी शेड्यूल ट्राइब्स। Okay. ये मैंने देखा है, ये Okay. चीज़ को पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया कि जब भी कोई प्रताड़ना हुई है, ओके, तो हमारे जो कायदे सुव्यवस्था है ये इमीडिएटली दे केम टू एक्शन टू प्रोटेक्ट अस। अच्छा, हमारा देश का जो न्यायपालिका है ओके, वो भी काफ़ी भक्कम है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, ओके, तो ये आ जाते हैं आपके रेस्क्यू के लिए। ओके, दूसरी बात ये है कि फिर से मुझे काफ़ी गर्व है हाँ, कि मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके, हमारी जो बौद्ध कम्युनिटी है, जिसे पहले महार कहा जाता था, राइट, तो मैं बहुत गर्व से कहता हूँ। ओके, मैं आपके माध्यम से ये भी, मेरे अगर समाज के लोग अगर आपको सुनते होंगे, हाँ, तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा हाँ, कि हमारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रक्त है, राइट, तो बहुत ही गर्वित तौर पे आप इसे कहिए। ओके, हमने महाभारत और रामायण से, महाभारत में भी महार समाज ने लड़ाई की थी, अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ में भी हमने लड़ा है, राइट, हमने बाद में 1818 में भी लड़ा है, ओके, और ये भी गर्व से कहता हूँ कि हम एक लड़ने वाली कास्ट है, राइट, हम एक मार्शल रेस है। ओके, अगर आप देखेंगे हमारे आर्मी में भी महार बटालियन होती है, राइट। तो मुझे कहीं भी ये चीज़ का मलाल नहीं, मुझे गर्व और गर्व ही है कि मैं एक महार समाज से आता हूँ। मुझे पहले लगता था सर कि एजुकेशन से कास्टिज्म निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलूँ आईआईटी है या आईआईएम है, जहाँ पे बच्चों ने बताया है हमें कि उन्हें जब भी मालूम पड़ता है उनके दोस्तों को कि मैं एससी के कारण मुझे एडमिशन मिला है, तो उन्हें हॉस्टल में वगैरह इतना तकलीफ होता है कि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं कोर्स, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया है सर।
तो ये बच्चे कैसे हैंडल करें इस चीज़ को? देखिए ये सब चीज़ें हमारे, एक तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से प्रेरणा लें। हाँ हाँ, उन्होंने भी बचपन से लेके अच्छा, संघर्ष किया है। राइट अपने स्कूल में भी, अपने पाठशाला में भी उन्होंने संघर्ष किया है। राइट, आप देखेंगे महार चढ़वल में भी उन्होंने किया है। हाँ, जब बड़ौदा महाराज के यहाँ गए थे वहां पर भी उन्होंने संघर्ष किया है। ओके, पढ़ाई करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन लेने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया है। करेक्ट करेक्ट, हर स्टेज पे उन्हें संघर्ष करना पड़ा, हर स्टेज पे उनको प्रूफ करना पड़ा। हाँ तो बच्चों को यही कहना चाहूंगा मैं, हाँ, कि उनको देखिए जो हमारे दैवत है, ओके, कि जब उन्होंने संघर्ष किया है तो हम भी वैसे ही संघर्ष करेंगे। तो मन छोटा ना करें। हाँ हाँ, इन्होंने भी मऊ से लेके, फिर बाद में रत्नागिरी से लेके, मुंबई से लेके, छोटी छोटी चीज़ों में 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फिर बाद में कोलंबिया में, ग्रेज इन में, हर जगह उन्होंने भी संघर्ष किया। राइट, तो उनको देख के, और उसके बाद में भी ये तो टाइम फिर भी ठीक है। हाँ। वो टाइम पे भी जो कास्ट सिस्टम, जो प्रथा थी, वो काफी रिजिड थी वो टाइम पे भी थी। उसके बाद भी डीएससी करना, एलएलएम करना, एमएससी करना, डॉक्टरेट पाना। राइट, आज 24 डिग्रियां उनके पास में है। आज आपको कितने लोग पता है जो जिनके पास में 24 डिग्री है? एब्सोल्युटली सर। तो वो टाइम पे भी उन्होंने संघर्ष करके वो डिग्री ली। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडियन लेबर एसोसिएशन, मूक नाइक, बहिष्कृत भारत, ये सब बुक्स लिखना, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का संगठन करना, राइट, बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली। तो उन्होंने जैसा किया, तो मुझे भी बच्चों को यही रिक्वेस्ट है हाँ, कि हमारे दैवत, हाँ, हमारे जो आदर्श है, उनको देख के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। एंड प्रूव योरसेल्फ। ओके, आप प्रूफ करें, मेरिट की कमी नहीं है। राइट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद प्रूफ करके बताया है करेक्ट, कि मेरिट की कमी नहीं है, हाँ, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। राइट, तो वही उन्होंने एक आदर रख के अपने मेरिट प्रूफ कीजिए, अपने एकेडमिक्स में मेरिट प्रूफ कीजिए, अपने सर्विस में मेरिट प्रूफ कीजिए। करेक्ट, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अमेजिंग सर। और इसके ऊपर एक और चीज़ है सर कि बिजनेस में भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप लोगों को जॉब देने लग जाते हो तो आपका एक स्टेटस होता है, आपका जो समाज में रिस्पेक्ट होती है वो अलग लेवल की हो जाती है। तो आई थिंक द एंटायर कम्युनिटी शुड कम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। एंटरप्रेन्योरशिप में भी जरूर आना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, वेरी, समाज के ग्रोथ के लिए। यस। तो आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों को देख के बाकी के लोगों ने भी प्रेरणा लेना चाहिए। करेक्ट। मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, yes. तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं हर गांव में जाके yes. बच्चों को यूपीएससी कैसे क्रैक करे, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। yes. कि अगर एक फैमिली से करेक्ट एक बच्चा हाँ, अगर आईएएस और आईपीएस बनता है, right. तो उसकी पूरी जो बाकी के समाज है, उसके बाकी के भी जो पेरिफेरी में भी रिलेटिव्स हैं, उनका उद्धार होगा, क्योंकि सैलरीज काफी अच्छी होती है। करेक्ट। सो समाज में आपकी इज्जत होती है, तो आपका ही उद्धार होता है। Very तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक पिछड़े दलित वर्ग का बच्चा, हाँ, या फिर मेरे समाज का बच्चा, या फिर एनी इकोनॉमिक बैकवर्ड बच्चा, राइट, एसटी से भी बच्चा, शेड्यूल ट्राइब से भी बच्चा, हाँ, वो जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज में एंटर करे। अमेजिंग सर। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। Very. मुझे भी पर्सनली बहुत दिक्कत हुई। अच्छा। मेरे भी रहने के सिस्टम में दिक्कत हुई। मुझे भी बहुत लोगों ने, जो विकृत प्रकार के लोग थे, उन्होंने भी पूछा, तू इतना अच्छा शर्ट कैसा पहनता है, इतनी अच्छी पैंट कैसा पहनता है, आपके फॉरेन विजिट्स है, आप इतनी अच्छी घड़ियां। तो मेरा सिर्फ ये जवाब है, जब हमारे देवत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हाँ, जब वो चाहते हैं कि हम अच्छी लाइफ जिए, राइट, तो मैं जरूर अच्छी लाइफ जीऊंगा वो चीज से। ओके। और भी प्रेरणा दूंगा, और मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे भी समाज का बच्चा, मेरे भी गांव का बच्चा मेरी तरह लाइफ जिए। राइट। तो मैं वो चीज की कोशिश कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली अमेजिंग सर। सर आप नागराज मंजुळे को मिले हो? नाम सुना है, अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाया हूँ। अच्छा, आई हैव नॉट सीन द मूवी ऑल्सो? नहीं, मैं नाम सुना है मैंने, जैसा बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं नहीं मिल पाया हूँ उनसे। अच्छा, मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि आई लव हिम एज अ डायरेक्टर, आई अडोर हिज मूवीज, राइट। एंड अगर आप पे मूवी निकालनी है तो मैं चाहूँगा कि नागराज मंजुळे सर निकाले। मैं सिद्धार्थ जी, अगेन आई एम टेलिंग, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं अपने आप को वो लायक नहीं समझता कि मेरे पर कोई मूवी बने। ओके। मैं मेरा जो छोटा काम करता हूँ उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। हाँ। मेरे समाज, मेरे लोग और बाकी के जो गरीब परिवार से आते हैं वही उद्धार कर ले, इतना मेरी उपलब्धि होगी अगर कुछ हो जाए मेरे से तो। नो सर, अभी मैं बस मुझे एक थॉट आया, आपने जब ये बोला ये बात, तो
कमाल का इंटरव्यू हुआ है सर। हम लोग बहुत लेजेंडरी सेलिब्रिटीज़ के साथ में ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं सेलिब्रिटी स्कूल पे, बहुत जनों के इंटरव्यूज़ हमने लिया है। दिस इज़ बाय फार द मोस्ट ऑनेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक एंड ट्रूथफुल इंटरव्यू सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे एक थॉट आया है, आई वॉन्ट योर सपोर्ट इन इट। हम चाहते हैं कि इंडिया में जितने ऐसे ऑफिसर्स हैं आप जैसे, जितने लीडर्स हैं, उन पे हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं, वाई इंडिया इज़ ग्रेट, एंड वी वुड डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी, आपने इस लायक मुझे समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी कोई भी मुहिम हो, नशा मुक्त की मुहिम हो, या फिर गरीब बच्चों को अगर सिविल सर्विसेज में लाना है, मैं आपके साथ में 24 घंटे हूँ। एब्सोल्युटली सर, वी वुड डेफिनेटली वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन दैट लाइंस। और फाइनली एक लास्ट सवाल सर, अभी नेक्स्ट समीर वानखेड़े क्या करना चाहते हैं, वो क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हैं? देखिए, भाग्य में क्या लिखा है वो किसे पता नहीं होता है, लेकिन ज़रूर एक ही, अभी 44 ईयर्स का हो गया हूँ, भारत माता की सेवा 18 साल करता है, आगे भी वही करूँगा, अपने अंत तक यही करते रहूँगा। राइट। तो आगे किस रूप में भारत माँ की सेवा करूँ वो कुछ कह नहीं सकता हूँ। ओके। सर्विस में हूँ तो आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, तो जहाँ पर भी हूँ वहीं सर्विस करूँगा। या फिर कोई दूसरे रूप में भी अगर आना चाहो तो फिर भाग्य में क्या लिखा है कुछ अभी कह नहीं सकते। Amazing sir, thank you so much for serving us, thank you so much for coming on the podcast sir, and we wish you all the luck. Thank you सिद्धार्थ जी, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम sir.